मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल होगी और वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच के सामने इस मामले में 3 घंटे तक बहस चली, जिसमें राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। 1 साल 11 महीने की सजा भी दी जा सकती थी, ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। इससे पहले राहुल गांधी को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा बरकरार रखी थी, जिसके बाद 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जहां से उन्हें फौरी राहत मिल गई। यहाँ पर स्टे हो गया है, अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा दिए जाने पर भी टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। इस फैसले के बाद राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर भी मिल जाएगा। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कुछ बड़े बयान भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वो इसका ध्यान रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। इससे राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी के अधिकार का मामला नहीं है। इस फैसले से वोटर्स का अधिकार भी प्रभावित हुआ है, जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि निचली अदालत ने अधिकतम 2 साल की सजा की वजह नहीं बताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने का दावा किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे, जिसमें उनका समाज उनके साथ है। पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम पर राहुल के बयान को गलत बताया। हमारे पास जो भी पूरा ये जो समाज, ओबीसी समाज का जो मोदी समाज को वहाँ अपमान की स्थिति की थी, वो हम उसको साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस फैसले के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिसमें इसे राहुल की बड़ी जीत बताते हुए ये दावा किया गया कि वो जल्द ही संसद में एक बार फिर सवाल पूछने के लिए मौजूद होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत से राहुल को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न और उत्साह का माहौल दिखा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के बाद जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल की तस्वीर वाले झंडे लहराए। उधर भोपाल में भी ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पूर्ण निपटारे तक सजा पर रोक भी लगा दी। दरअसल राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था।
उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में ये विवादित बयान दिया था। इसके खिलाफ गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 6 मई 2019 को ये पूरा मामला सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचा। 3 साल तक चले मुकदमे में 23 मार्च 2023 को फैसला आया और सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई, जबकि 2 साल की सजा के खिलाफ वो गुजरात हाईकोर्ट भी गए। लेकिन 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी, जिसके बाद 15 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगाने की याचिका लगाई, जिस पर आज फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद राहुल गांधी भी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी, जिन्होंने राहुल गांधी को इस खुशी के मौके पर मिठाई खिलाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता वहां संगीत की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए, जबकि राहुल गांधी के चेहरे पर भी कोर्ट से मिली इस राहत से खुशी साफ नजर आ रही थी। राहुल जब दफ्तर के अंदर पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने इसे सच्चाई की जीत बताया। सच्चाई की जीत होती है। जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे वायनाड की जनता की जीत बताया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस के खेमे में इस कदर खुशी छा गई कि पार्टी के बड़े नेताओं समेत सभी कार्यकर्ता जोश में भर गए, जिसकी एक तस्वीर संसद भवन परिसर से भी सामने आई, जहां अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेताओं के साथ हाथ उठाकर राहुल गांधी को मिली राहत पर विक्ट्री का नारा लगाते दिखाई दिए। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विरोधियों की साजिश नाकाम हुई। राहुल गांधी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि संसद में एक बार फिर सच्चाई की आवाज सुनाई देगी। संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल को मिली 2 साल की सजा पर सवाल उठाए। जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है, लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। कांग्रेस नेताओं ने राहुल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत करार दिया। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत को सत्य की जीत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने राहुल को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को आचरण सुधारने की सलाह दी। साथ ही राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर संभलकर बयानबाजी करने को भी कहा। हद तो तब हो गया जब उनकी जाति को गाली दिया और न्यायालय ने संज्ञान लेकर जब उनको सजा दिया, उस सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको निर्दोष नहीं कहा है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और रहेगा, ये बात राहुल को समझनी चाहिए। राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। आज वो स्वयं इस बात पे विचार कर रहे हो कि लोकतंत्र है, था और रहेगा। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने राहुल से सदन में माफी की मांग की। कोई छोटा थोड़े इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो कोई गलती हो गई तो किसी से भी होती तो कह देते हैं कि चलिए माफी। बीजेपी के मुताबिक राहुल को अपने बयान पर पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा में नजर आएंगे। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी पेच भी है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी को इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय को देनी होगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से अपनी संसद सदस्यता बहाल करने की मांग करेंगे और इसके बाद स्पीकर नियम और कानून के तहत ही उनकी सदस्यता को बहाल कर सकता है। हालांकि स्पीकर हर पहलू की जांच के बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में राहुल गांधी शामिल हो पाएंगे या नहीं, यह फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस मामले पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एसएसबी ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही 2 अधिकारी हैं जिन्हें नेपाल भारत सीमा पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए तैनात किया गया था। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नाम INDIA को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस सिलसिले में कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में नाम के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। कश्मीर के कुलगाम से लापता हुआ सेना का जवान जावेद अहमद वानी मिल गया है। कश्मीर पुलिस के ADGP विजय कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल चेकअप के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। जवान जावेद अहमद 29 जुलाई से लापता थे। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने पुलिस और भीड़ पर हमला किया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि कैसे उन्होंने नूह में हुई हिंसा को अंजाम दिया, कैसे शोभा यात्रा में शामिल भीड़ पर हमला किया और कैसे नफरत की आग लगाकर उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों और भीड़ पर अवैध हथियारों, ईंट पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया। अवैध हथियारों और लाठी डंडों को उत्पात मचाने के बाद छिपा दिया। हिंसा करने के बाद कई आरोपी राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा और अलीगढ़ चले गए। जाहिर है नूह में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई। यही नहीं, आरोपियों के कबूलनामे से ये भी साबित हो जाता है कि मेवात के अलावा हिंसा में दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल थे, जो इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर भाग गए। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से हुई पूछताछ की बिना पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपियों के पास अवैध हथियार कहां से आए। हरियाणा पुलिस उन लोगों को भी दबोचने की तैयारी कर रही है जो शोभा यात्रा में आगजनी और पत्थरबाजी करने के बाद अंडरग्राउंड हो गए। जबकि नूह हिंसा मामले में सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर 4 FIR और दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के लिए 7 FIR दर्ज हुई हैं। पुलिस 2300 वीडियोस की जांच कर रही है। 3 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनसे हिंसा वाले दिन भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। इनमें से शाहिद नाम के एक शख्स का अकाउंट मिला है जिसने 5 पोस्ट किए थे। वहीं आदिल के अकाउंट से 1 पोस्ट, शायर गुरु घंटाल के नाम से 2 पोस्ट किए गए थे। शाहिद और आदिल को पुलिस तलाश कर रही है, जिनके खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। नूह में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नूह हिंसा मामले में सरकार ने वहां के SP वरुण सिंगला का तबादला कर दिया। उनकी जगह नरेंद्र बिजारणिया को नूह का नया SP बनाया गया है। नूह हिंसा पर सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। नूह जिले के तावड़ू शहर में अवैध झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर से आज गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में गैरकानूनी तरीके से भारत आए रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे। इन अवैध घुसपैठियों ने करीब 1 एकड़ की सरकारी जमीन पर 250 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां बना ली थी, जिसके बाद सरकार के आदेश पर इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर मौजूद रहे। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी 50 रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया गया। वैसे नूह में हुई हिंसा और पत्थरबाजी में रोहिंग्या मुस्लिमों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हरियाणा के नूह में दंगे के बाद प्रशासन ने और भी कई अवैध घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन ने नल्हड़ महादेव मंदिर के पास बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ढहाया। इस दौरान भारी संख्या में हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां मौजूद नजर आए। आपको बता दें कि नल्हड़ महादेव मंदिर के पास ही दंगा हुआ था। मंदिर
के चारों तरफ मौजूद पहाड़ियों से श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाई गई थी। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहां फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला था। नगर निगम की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है और यहाँ मेरे के जो कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये जो इमारत है इस पर नगर निगम का बुलडोजर यहाँ चल रहा है। इस इमारत को ढहाने का, तोड़ने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये जानकारी है कि ये जो इमारत है इस इलाके में अवैध बताई गई है और इसका किसी भी तरीके से नगर निगम से जो नक्शा पास होना चाहिए वो पास नहीं था और उसके बाद में इसको तोड़ने के, इसको गिराने के आदेश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। नूह हिंसा में वीडियो वायरल कर हिंसा भड़काने के आरोप के बाद गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने हिंसा भड़काने के आरोपों से साफ इनकार किया। जबकि बिट्टू बजरंगी ने फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान इंजीनियर और नूह के विधायक आफ्ताब अहमद पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया। देखो, इसमें मेन आदमी 3 आदमी है इसमें जावीर घाटमिका, मामन खान और आफ्ताब अहमद कांग्रेस के नेता। इन्होंने पूरा इस दंगे में इनका रोल है और पूरा हाथ है। बिट्टू बजरंगी पर विवादित पोस्ट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जमानत लेने के बाद उन्होंने नूह हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिन लोगों ने ये सारी घटनाएं करी वो भागे फिर रहे हैं और मैं अपने घर पे हूँ। उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। नूह में जुमे को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती गई और पुलिस ने लोगों से मस्जिद में नमाज अदा न करने की अपील की, जिसके बाद नूह की मस्जिदों के बाहर सन्नाटा पसरा दिखा। मस्जिदों से अजान की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन बाहर लोग नजर नहीं आए। दिखे तो सिर्फ पुलिस वाले। वहीं पूरे इलाके में पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते नजर आए। पुलिस की गाड़ियां मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में गश्त करती दिखी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ जहां भी आपकी नजर पाएंगे आपको सुरक्षा बल के जवान नजर आएंगे। हिंसा के चलते नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा पुलिस तनावपूर्ण हालात पर पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कुछ अराजक तत्व अभी भी हिंसा की आग को भड़काने की साजिश में लगे हुए हैं। दरअसल गुरुग्राम के भवानी एनक्लेव में दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया। ईंट पत्थरों से शरारती तत्वों ने दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां घर के बाहर पार्क थी उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं उन्होंने शिकायत भी दी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों में ना जाएं। हो सकता है कि शरारती तत्व आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हों। पटना एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही इंजन में कुछ खराबी आई, जिसके चलते प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक कनाडा जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को सुबह 5 बजे निकलना था, लेकिन 4 घंटे के डिले के बाद फ्लाइट को आखिरकार कैंसिल कर दिया गया। प्रयागराज में एक किसान की सूझबूझ की वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। टूटी हुई रेल लाइन को देखने के बाद किसान ने एक लाल गमछा लहराया और ट्रेन को समय रहते रुकवा दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने आज हरी झंडी दे दी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने साफ किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा। जब एएसआई ने सावधानी बरतने की बात कही है, तब दखल का क्या औचित्य है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर आपके जो भी एतराज होंगे उन पर विचार होगा। इस मसले से जुड़े सारे विवाद अभी ओपन ही हैं, उनका निपटारा होगा। जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है।
अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सर्वे में जीपीआर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष ने दलील दी कि आजादी से पहले वहां पूजा अर्चना होती थी और वहां हिंदू धर्म के प्रतीक साफ नजर आते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि केस तार्किक अंजाम तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि सर्वे हो। जब ये साफ हो चुका है कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा तो फिर इस पर रोक का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और दलील दी कि एएसआई सर्वे का मकसद ये जानना है कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ये अतीत के जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा होगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का सर्वे का आदेश देने का अधिकार बनता है। वो चाहे तो तथ्यों की स्पष्टता के लिए सर्वे कराने का आदेश दे सकता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी निर्देश दिया कि सर्वे में किसी तरह की खुदाई न की जाए और रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई से पहले ही एएसआई की टीम ने आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया। इसके लिए सुबह 8 बजे एएसआई की 40 सदस्यों की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और पूरे परिसर को 4 ब्लॉक में बांटकर सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके लिए चारों तरफ कैमरे लगाए गए। आज के सर्वे में ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। इसके लिए दीवार की बारीक स्कैनिंग की गई और उस पर उकेरी गई कलाकृतियों को देखा गया। आज का जो सर्वे है उसका जो मुख्य बिंदु है वो पश्चिमी दीवार है और इसके साथ ही जो गुंबद के नीचे का हिस्सा है, तो गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर पहुंची एएसआई की टीम और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर गई है और वहां पर जाकर आंकड़े इकट्ठा किए हैं। एएसआई टीम के साथ सर्वे के पहले दिन हिंदू पक्ष ही अंदर गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी थी। कोर्ट ने बिना खुदाई किए सर्वे करने के निर्देश दिए थे। इसलिए एएसआई की टीम ने सर्वे के लिए तकनीक का सहारा लिया। एएसआई ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के जरिए पता चल जाता है कि जमीन या दीवार के अंदर क्या है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग पद्धति से भी सबूतों की पड़ताल की जाएगी। एएसआई वैज्ञानिक जांच में इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी संरचना के ऊपर किया गया, अगर हाँ तो वो संरचना कितने साल पुरानी है। आज से शुरू हुए एएसआई सर्वे में हिंदू पक्ष से 7 लोग शामिल हुए। इसमें श्रृंगार गौरी केस के पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील और इस मामले में लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे लोग शामिल हुए। क्योंकि 2022 में हुए सर्वे में ज्ञानवापी परिसर से कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, इसलिए हिंदू पक्ष के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है और सर्वे के माध्यम से जो 2022 में जो है सारे साक्ष्य शंख चक्र गदा त्रिशूल ओम स्वस्तिक चिन्ह मिले और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सारे साक्ष्य जो है हमारे हिंदुओं के पक्ष में है। श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार सीता साहू भी सर्वे के लिए जाते वक्त उत्साह से भरी दिखाई दी। साबित हो जाएगा सर्वे के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से होगा तो बहुत से ऐसे तथ्य सामने आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि वो मंदिर आज का नहीं वर्षों पुराना है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और अनगिनत तथ्य सत्य सामने आ जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में डाक पुलिस के पास हुई लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 दुकानें तबाह हो गईं। जो पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टानों की चपेट में आने से नीचे खाई में जा गिरी। बताया गया कि बीती रात करीब 11:30 बजे ये हादसा हुआ और उस समय दुकानों में कई लोग मौजूद थे, लेकिन आसमान से बरसी इस आफत ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर अचानक नीचे आ गिरी, जिसकी चपेट में कुछ दुकानें और उसमें मौजूद लोग आ गए, जो दुकानों के साथ नीचे खाई में जा गिरे और मलबे में दब गए। इस घटना की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमें फौरन मौके पर पहुंची और मलबे में दबी दुकानों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए रस्सियों का सहारा लेकर रेस्क्यू टीम के लोग नीचे उफनती नदी के करीब गिरी दुकानों के मलबे तक पहुंचे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा।
इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह एक बार फिर शुरू किया गया, लेकिन इसमें भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोग इस लैंडस्लाइड में लापता हो गए हैं। जिनकी तलाश में लगी रेस्क्यू टीमों को अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दिन में आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा कि बीती रात वहां कितनी भारी तबाही हुई थी। पहाड़ से गिरा मलबा वहां सड़क पर हर तरफ फैला नजर आया, जिससे केदारनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा। वहीं पहाड़ से पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई झरना तेज रफ्तार में बह रहा हो। पहाड़ से तेजी से गिरते इस पानी की वजह से वहां पहाड़ का मलबा भी बहकर आ गया था, जो सड़क से होता हुआ नीचे खाई में बह रही नदी में मिलता नजर आया। जो लोग इस हादसे में लापता हुए हैं उनमें 3 स्थानीय, 7 नेपाल के रहने वाले और बाकी राज्य के अलग जिलों के निवासी बताए गए। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलें पहले से और ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आईं। सड़कों पर पानी इस दौरान ऐसे बह रहा था कि मानो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। इस दौरान सड़क पर फंसी एक यात्री गाड़ी को कुछ लोग निकालने की कोशिश करते नजर आए। वहीं बारिश की वजह से जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से रास्तों पर मलबा भर गया। पहाड़ों से खिसकी जमीन के साथ बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह टूटकर रास्तों पर गिरते नजर आए, जिससे वहां आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। बारिश से बागेश्वर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में रिहायशी इलाकों के कुछ मकान भी आ गए। मकानों पर मलबा गिरने से वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मकानों की दीवारें टूट गईं और छत का नामो निशान मिट गया। लैंडस्लाइड से मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अभी तक भारतीय जांच एजेंसियों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हो गई। इस बीच एसएसबी ने अपने 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। खबर है कि इन दोनों जवानों ने उस बस की जांच की थी जिसमें सवार होकर सीमा और उसके बच्चे नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों जवानों पर लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है और इसकी सुरक्षा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल करती है। इसलिए एसएसबी की तरफ से सीमा हैदर के भारत में घुसने की जांच की जा रही थी। इस मामले में दोनों जवानों की लापरवाही सामने आने के बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सीमा हैदर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी के जरिए भारतीय युवक सचिन के संपर्क में आई थी। सचिन से मिलने के लिए ही वो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची। तब से सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। हालांकि उसकी और सचिन की प्रेम कहानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच खबर फैली कि सीमा हैदर सियासत की पिच पर नई पारी शुरू करने वाली है। बताया गया कि एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने सीमा हैदर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। कहा तो ये भी गया कि सीमा हैदर ने भी इस निमंत्रण को मंजूर कर लिया है और वो चुनावी मैदान में भी उतर सकती है। हालांकि मामला तूल पकड़ता उससे पहले ही रामदास आठवले की सफाई सामने आ गई। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। भारत में कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स आज देश के हर दूसरे घर में पहुंच चुका है। डेटा मार्केटिंग कंपनी कैंटर के मुताबिक मई 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक्स देश के 47% घरों तक पहुंच चुकी हैं, जबकि कोविड से पहले 2019 में यह आंकड़ा 38% था।
कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। 2023 में हर परिवार सालाना 6.5 बार कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहा है, जबकि 2019 में हर परिवार सालाना 5.5 बार कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता था। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की खपत भी बढ़ी है। 2023 में हर परिवार सालाना 7 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 6.5 लीटर था। हालांकि भारत में अमेरिका के मुकाबले कोल्ड ड्रिंक्स की खपत काफी कम है। भारत में हर परिवार एक साल में 7 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 153 लीटर है। कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री के आंकड़ों में बोतल बंद सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्क्वैश, पाउडर मिक्स और पैकेज्ड जूस शामिल है। कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री में सबसे ज्यादा 45% हिस्सा बोतल बंद सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, जबकि स्क्वैश की हिस्सेदारी जो है वो 6% और पैकेज्ड जूस की हिस्सेदारी 5% है। रूस के चेलियाबिंस्क शहर से दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है। वहां की पुलिस ने एक महिला को 14 वर्ष तक बंधक बनाकर रेप करने के आरोप में एक सनकी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चेलियाबिंस्क की पुलिस ने 51 साल के व्लादिमीर चेस्किडोव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि चेस्किडोव ने 2009 में 19 साल की एक लड़की को अपने घर पार्टी का झांसा देकर बुलाया था और उसे चाकू दिखाकर डरा धमकाकर अपने मकान के नीचे बने तहखाने में कैद कर लिया था। इसके बाद बीते 14 सालों से सनकी चेस्किडोव उस लड़की का बलात्कार करता रहा। लड़की ने विरोध किया तो चेस्किडोव ने उसे बुरी तरह मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन पहले चेस्किडोव शराब के नशे में इतना धुत हो गया कि वो तहखाने का ताला बंद करना भूल गया, जिसका फायदा उठाकर 33 वर्ष की हो चुकी महिला वहां से भाग निकली और पुलिस को अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सनकी व्लादिमीर चेस्किडोव को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि चेस्किडोव ने 2011 में एक महिला का कत्ल भी किया था। तहखाने की तलाश के दौरान पुलिस को वहां से अश्लील वीडियो और मानव अंगों के अवशेष भी मिले हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी चेस्किडोव ने सभी आरोपों को झूठा कहा है और कहा कि वो और पीड़ित महिला एक दूसरे को प्यार करते हैं और इसीलिए साथ रहते थे। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से गुरु दक्षिणा मांग ली। हालांकि सुबह 11 बजे राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत काफी खुशनुमा माहौल में हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने आरजेडी सांसद मनोज झा को जन्मदिन की बधाई दी। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, द प्रोफेसर हैज हिज बर्थडे। इसी दौरान पीछे से बर्थडे गिफ्ट देने की आवाज उठी। सभापति धनखड़ ने मजाकिया अंदाज में दीपेंद्र हुड्डा से गुरु दक्षिणा मांगी और मनोज झा को बर्थडे गिफ्ट देने का जिम्मा उन पर डाल दिया। श्री दीपेंद्र हुड्डा, a very senior member of Lok Sabha for 3 terms, am I right? And a member of this house. I had the distinction and privilege of being his guardian when he was in Mayo College. So, as Guru Dakshina, Dipender Huda will give a gift on my behalf from his pocket to Professor मनोज कुमार झा। लेकिन राज्यसभा का ये खुशनुमा माहौल ज्यादा देर नहीं चला और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ा तो सभापति ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और उधर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज हो गए। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष के सांसद स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर शोर करने लगे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यवाही चलने की अपील की। कल इन लोगों ने जब तक इनका बिल था चला दिया, ये तो इनके अलायंस के कारण बिल चला दिया। आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी महत्वपूर्ण बिल है। हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में जब 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तब भी हंगामा जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पेश करने के लिए उठे तो विपक्ष का हंगामा देख नाराज हो गए और पीछे जाकर बिल पेश करने की इजाजत मांगी। सभापति महोदय, हमारे ठीक सामने यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं पीछे जाकर प्लीज ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा विचार करना यह संभव नहीं है। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में पीछे की सीट पर खड़े होकर बिल पेश किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर
विचार किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सांसदों के इस बर्ताव को गलत ठहराया। हालांकि इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कई घंटे सुचारू रूप से चली। भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुए। 3 दिनों से जारी गिरावट के दौर को तोड़ते हुए आज शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 480 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 पॉइंट्स का उछाल देखा गया। दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश हो सकता है। बीते दिन बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास किया गया था। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के प्रश्नों प्रस्ताव दिल्ली के वजीराबाद में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़क का एक हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। चीन के हेइलोंगजियांग से बाढ़ की तबाही का एक दिल दहला देने वाला वीडियो हमें मिला है, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार टूटे हुए पुल की चपेट में आ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये पुल धंस गया था, जिस पर वहां से गुजर रहे एक कार सवार की नजर नहीं गई और वो गड्ढे में जा गिरा। चीन के हेइलोंगजियांग में भारी बारिश की वजह से एक पुल ढह गया, जिसकी चपेट में पुल पर चल रही कई कार आ गईं। ये हादसा वहां से गुजर रही दूसरी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखा कि एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में करीब से गुजरी और देखते ही देखते चंद मीटर दूर टूटे हुए पुल के गड्ढे में समा गई। कार इतनी स्पीड में थी कि ब्रेक लगाने की भी गुंजाइश नहीं थी। पुल टूटने के बाद वहां से नदी का पानी भी बहने लगा था। हालांकि गनीमत ये थी कि कार गड्ढे में फंस गई और पानी में नहीं बही। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक और गाड़ी इस टूटे हुए पुल से नीचे गिरी हुई नजर आई। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोग रस्सी की मदद से कार सवारों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। चीन में आई भयानक बाढ़ में वहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बाढ़ में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। बीजिंग और हेबई में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अब बारिश बंद होने के बाद वहां तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन बीजिंग में बीते दिनों हुई लगातार बारिश से जो तबाही मची है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें डराने वाली थी। नदियों के उफान ने पुलों को तोड़ कर रख दिया। बीजिंग की एक तस्वीर में दिखा कि नदी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह रही हैं। इसी दौरान वहां टूटा हुआ पुल नजर आया। ध्यान से देखने पर पुल पर गाड़ियां भी दिखाई दी, जो ये बताती हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब पुल से गाड़ियां गुजर रही थीं, जिनमें से कुछ नदी में जा गिरी। चीन में डोक्सुरी तूफान के साथ आई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि बारिश के थमने के बाद भी लोगों को खास राहत नहीं मिली है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं हेबई प्रांत में बाढ़ की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों को अपने मकान छोड़ने पड़े हैं। पाकिस्तान में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने की औपचारिक सलाह राष्ट्रपति को भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करने के बाद वो 3 केयरटेकर पीएम का नाम भी राष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति तीनों में से किसी एक नाम पर भी सहमत नहीं हुए तो चुनाव आयोग उनमें से एक का नाम केयरटेकर पीएम के तौर पर चुनेगा। असल में पाकिस्तान की मौजूदा नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगर मौजूदा असेंबली अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेती है तो 60 दिनों के भीतर चुनाव करवाने होंगे। लेकिन पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर असेंबली भंग हो जाती है तो चुनाव करवाने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है। ऐसे में नेशनल असेंबली समय से पहले भंग हुई तो शहबाज शरीफ को चुनाव की तैयारियों के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। चुनावी नतीजों में हेरफेर करने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में पेश हुए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को 2020 में हुए चुनाव के नतीजों को पलटने से जुड़े आपराधिक मामले में अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। कोर्ट ने केस में अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। यूक्रेन की ओर से जारी ड्रोन अटैक्स के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के दौरे पर हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी। थाईलैंड के मुआंग प्रांत में कार और ट्रेन की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर बैरिकेड न होने की वजह से ये हादसा हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।